हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस वीक्स फ्यू मिनट्स सीरीज फॉर पॉलिटी। मैं हूं गुल महक और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो एक काफ़ी सिग्निफिकेंट न्यूज़ है बिकॉज यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में एक बहुत इंपॉर्टेंट पेंडिंग रिफॉर्म था ऑन द यूज़ ऑफ वीटो पावर बाय द परमानेंट 5 मेंबर्स, जिस पे जो है यूनाइटेड नेशंस ने एक स्टैंड लिया है। तो आइए जानते हैं क्या है वो स्टैंड और व्हाट इज इम्पॉर्टेंट रिलेटेड टू द न्यूज़ इन आवर प्रीलिम्स एग्जाम और कैसे से क्वेश्चंस जो हैं इस न्यूज़ से रिलेटेड जो है हम अपने मेंस एग्जामिनेशन में जो है देख सकते हैं। सो विदाउट डू लेट्स बिगिन द लेक्चर, राइट। तो however before beginning with the lecture I'll take some time of yours to discuss कि स्लीपी क्लासेस के जितने भी क्रैश कोर्सेज हैं फॉर प्रीलिम्स 2022 उन पे 50% ऑफ चल रहा है। सो बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस एवेल्युएशन ऑफ योर सेल्फ, अगर आपको ऐसे लगता है कि करंट अफेयर्स इज नॉट योर स्ट्रॉन्ग पार्ट तो आप करंट अफेयर्स का क्रैश कोर्स ले सकते हैं। अगर आपको ऐसे लगता है कि टेस्ट सीरीज जो हैं मुझे उसमें अभी और प्रैक्टिस चाहिए तो यू कैन टेक दैट। अगर आपको कॉम्प्रहेंसिव हमारा जीएस का क्रैश कोर्स लेना है आप वो भी ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपको ऐसे लग रहा है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी है तो आई वुड वांट टू हियर ऑल वीडियोस ऑफ मैम ऑन पॉलिटी, या मुझे पॉलिटी के थोड़े क्रिस्प नोट्स चाहिए, या और किसी भी सब्जेक्ट में जो है मुझे एक लास्ट मिनट जो रिविजन है मुझे वो चाहिए, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू परचेज दीज कोर्सेज, राइट। तो ये तो था ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द न्यू इनिशिएटिव्स जो स्लीपी क्लासेस आपके लिए लेकर आ रहा है। नाउ लेट अस बिगिन विद आवर लेक्चर। तो हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि यूनाइटेड नेशंस ने जो वीटो पावर है उसके ऊपर रिफॉर्म किए हैं। सो फॉर पीपल हु आर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक फॉर द फर्स्ट टाइम, उनके लिए पहली बात तो ये जानना ज़रूरी है कि वीटो पावर जो है वो होती क्या है। तो देखिए, यूनाइटेड नेशंस के जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें टोटल 15 मेंबर्स हैं, जिनमें से 5 जो हैं परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं P5। जो ये परमानेंट मेंबर्स होते हैं इनके पास होती है वीटो पावर। वीटो का मतलब ये होता है यहाँ पर कि ये जो मेंबर्स हैं इनके पास राइट है टू से नो टू एनी सब्सटैंटिव रेजोल्यूशन, और अगर इन्होंने एक बार नो बोल दिया तो वो जो रेजोल्यूशन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से जो है पास नहीं होगी। चाहे 15 में से 14 मेंबर्स ने हाँ क्यों ना बोला हो, लेकिन अगर परमानेंट 5 में से एक मेंबर ने भी ना बोल दिया तो दैट रेजोल्यूशन जो है वो पास नहीं होती है। अब यहाँ पर जो है आपके प्रीलिम से जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये है, अगर यूपीएससी आपसे पूछता है कि क्या वीटो पावर यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में मेंशन्ड है, तो आपका जवाब होगा नहीं। यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में पावर ऑफ वीटो जो है वो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। हाउएवर आर्टिकल 27 जो है ऑफ यूनाइटेड नेशंस वो ये बोलता है कि अगर कोई भी रेजोल्यूशन पास होनी चाहिए तो उसमें कॉन्करेंस होनी चाहिए ऑफ ऑल द परमानेंट मेंबर्स। तो अगर कॉन्करेंस नहीं होगी तो वो पास नहीं होगा। तो इसीलिए जो है ये इनडायरेक्टली बात कर लेता है अबाउट वीटो पावर, राइट। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे न्यूज़ को। न्यूज़ में ये कहा गया है, देखिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ड्राफ्ट रेजोल्यूशन जो है उसमें ये मेंशन किया गया है, अगर कोई भी परमानेंट 5 मेंबर्स में से वीटो यूज़ करता है तो ऑटोमेटिकली यूनाइटेड नेशंस जो जनरल असेंबली है उसका एक मीटिंग जो है वो ट्रिगर हो जाएगा, और ये जो मीटिंग है विद इन 10 डेज ऑफ द वीटो जो है वो यूज़ करना है। अब ऐसे नहीं है कि 2 मेंबर ने वीटो कर दिया है तो फिर ये मीटिंग ट्रिगर नहीं होगा, या अगर कोई मैटर ऐसा लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट मैटर है तो ही, और अगर इस मैटर पे वीटो हो गया तो जो है मीटिंग ट्रिगर होगा, ऐसे नहीं है। कोई भी मैटर पर अगर वीटो करते हैं परमानेंट मेंबर्स तो उसमें जो है मीटिंग ट्रिगर हो जाएगा। अब ये जो रेजोल्यूशन थी इसको स्पॉन्सर किया था लाइकनस्टीन ने अलॉन्ग विद 83 को स्पॉन्सर्स। हाउएवर अगेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये आ जाता है कि इंडिया जो है, इंडिया वॉज नॉट वन ऑफ द को स्पॉन्सरर्स। तो यहाँ पर जो है अभी थोड़ा ध्यान देने वाली बात इसीलिए है क्योंकि इंडिया हैज़ बिन एट द फोर फ्रंट ऑफ प्रपोजिंग रिफॉर्म्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया बहुत टाइम से कह रहा है कि जो वीटो पावर है उस पर रिफॉर्म होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो गवर्निंग स्ट्रक्चर है उसमें रिफॉर्म होना चाहिए। तो जब रिफॉर्म हो रहा था तो व्हाट वाज द रीज़न कि इंडिया ने जो है ये रिफॉर्म पर स्टैंड क्यों नहीं लिया, वो हम आगे देखते हैं।
उससे पहले जो हम ये देख लेते हैं कि वीटो पावर का मिसयूज कैसे हो रहा है। तो देखिए रशिया जो है, कहा जा रहा है कि बहुत बार जो है वीटो पावर यूज कर लेता है। जैसे अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो अगर कोई भी प्रपोजल आता है फ्रॉम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका काम है कि वो मेंटेन करे इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी, इस अपने काम को मद्देनजर रखते हुए अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक रेजोल्यूशन प्रपोज करता है which coaxes Russia not to do a particular thing, not to harm in the face of humanity और सब कुछ, तो रशिया जो है ऐसे रेजोल्यूशन को जहाँ पे रशिया का क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो कहा जाता है कि वो उसको वीटो कर देता है। सिमिलर इज द केस विद मोस्ट ऑफ द अदर नेशंस की वो क्या करते हैं, वो ऐसे रेजोल्यूशन जो उनके फेवर में नहीं होते उनको वीटो कर देते हैं, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द लार्जर इंटरेस्ट और द लार्जर पिक्चर। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि इंडिया का क्या स्टैंड है। तो देखिए इंडिया बोल रहा है कि जितना भी रिफॉर्म है ना, ये एक पीस मील रिफॉर्म है। इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने बोला है कि दिस रिफॉर्म इज पीस मील। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें कि इसका जो सोल्यूशन है, अगर मीटिंग ट्रिगर हो गया तो उसका क्या बेनिफिट हुआ, व्हाट वाज द आउटकम, तो मैक्सिमम आउटकम तो यही है ना कि आप जो है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में वो जो नेशन ने वीटो किया है आप उसको क्रिटिसाइज कर देंगे। लेकिन क्रिटिसिज्म इज नॉट द सोल्यूशन। द सोल्यूशन इज कि या तो आप वीटो पावर जो है बिल्कुल ही खत्म कर दो, अबॉलिश कर दो, या फिर परमानेंट 5 को जो है बढ़ाकर परमानेंट 15-16 कर दो, और ये जितने भी यहाँ पर कंट्रीज होंगे 15-16 उन सबको जो है आप वीटो पावर जो है प्रोवाइड कर दो। और इंडिया ये भी कह रहा है कि ऑलरेडी जो है प्रोविजन है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की मीटिंग का, अगर स्टेलमेंट हो जाती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, अगर सिक्योरिटी काउंसिल में किसी बात पे ऐसा मुद्दा छिड़ गया जिसमें जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो एक कॉन्फ्रेंस पे नहीं आ रहे हैं, तो जनरल असेंबली की मीटिंग जो है करवाई जा सकती है। तो अभी का जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है उसने कुछ भी अलग से प्रपोज नहीं किया, उसने बस ये बोला है कि 10 डेज के अंदर जो है ये मीटिंग जो है होनी चाहिए। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जो रिफॉर्म्स हैं वो पीस मील है। तो अब हम जो है क्या करते हैं, अपने प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से क्विकली जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये 6 मेन ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन है ऑफ यूनाइटेड नेशंस। काम क्या है इस बॉडी का, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। तो देखिए मैंने बताया ये 6 मेन ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन है। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो आप मुझे बताइए व्हाट आर द अदर 5 ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। आप मुझे जो है अपने कमेंट्स में बताइए। सी इफ यू इंटरेक्ट तो हमें क्या लगता है, हमें और बहुत मोटिवेशन आता है दैट समवन इज जेन्युइनली रिव्यूइंग आवर वीडियोस, राइट। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। तो देखिए इट इज़ हेडक्वार्टर्ड एट न्यूयॉर्क, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स मैंने आपको बताया था 15 होते हैं, जिनमें से 5 है परमानेंट मेंबर्स और 10 है नॉन परमानेंट मेंबर्स। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स रहते हैं उनका जो टेन्योर है वो रहता है 2 साल का, राइट। ये भी जो आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ अगर मैं आपसे पूछूं कि जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनका सिलेक्शन कैसे होता है, तो देखिए 2/3 वोट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से जो है इनको जो है लेकर आया जाता है, चूज किया जाता है कि कौन होंगे 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। और क्राइटेरिया क्या रहता है कि कितना जो है इन्होंने हेल्प किया है इन कंट्रीज ने इन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। कैसे, जैसे कि आपने कितने यूनाइटेड नेशन की पीसिंग फोर्सेस भेजी हैं अपनी कंट्री से, उन्होंने कितने ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट किया है, इस तरह से, राइट। और इंपॉर्टेंट बात अबाउट यूएनएससी जो आपको याद रखनी है, जो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है, वो ये है कि दो ऑल अदर ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, उनके जितने भी रिकमेंडेशंस होते हैं दे आर ओनली एडवाइजरी। recommendations of United Nations Security Councils जो हैं they are binding on all members of the United Nations। तो 193 कंट्रीज पर जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं, बाइंडिंग होते हैं। अब क्विकली देख लेते हैं इंडिया का एसोसिएशन विद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यहाँ पर भी बनता है एक ट्रिक क्वेश्चन, और वो ये है कि याद रखना है कि इंडिया फाउंडिंग मेंबर है ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अब हम सोचते हैं कि यूनाइटेड नेशंस बना था 1945 में और इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, तो इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर नहीं होगा ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो यहाँ पर जो है गलती नहीं करेंगे, राइट। स्मार्टली जो है हमें पेपर को अप्रोच करना है, जिन क्वेश्चंस हमें ऐसे लगते हैं जो ट्रिकी हैं उनको हमें साथ के साथ काउंटर कर लेना है। और अब बात कर लेते हैं कि इंडिया का कौन सा टेन्योर है। तो देखिए इंडिया 7 बार पहले सिलेक्ट हो चुका है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर, और प्रेजेंटली इंडिया का जो है 8 टेन्योर चल रहा है फ्रॉम जनवरी 2021 ऑनवर्ड्स। तो इसीलिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो बॉडी है वो इस बार के अपकमिंग प्रीलिम्स में क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है।
अब बढ़ते हैं आगे और थोड़ा मेंस पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर लेते हैं कि हमने बात किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया बहुत टाइम से बोल रहा है कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो व्हाट आर द रिफॉर्म्स और क्या ज़रूरत है कि चेंज हो। तो पहली बात है क्या ज़रूरत है और फिर देखेंगे क्या रिफॉर्म्स प्रपोज्ड हैं। तो देखिए ज़रूरत इसीलिए है बिकॉज यूनाइटेड नेशंस एज अ बॉडी वाज फॉर्मुलेटेड इन 1945 एंड बैक देन द जियोपॉलिटिकल कंडीशंस इन द जियोपॉलिटिकल जो वर्ल्ड ऑर्डर था वो क्या था, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, राइट। अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं, अगर मैं पॉलिटी की बात करूं कि इकोनॉमी में, राइट, अगर मैं डेमोक्रेसी की बात करूं, राइट, और साथ ही में अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन वाइज, कल्चर वाइज, तो अभी का जो सिनेरियो है वर्सेस जो 1945 में जहां कंट्री स्टैंड करते थे वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। और बिकॉज यूनाइटेड नेशंस अगर जो सिक्योरिटी काउंसिल है अगर वो आज के प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर को जो है रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो इशू आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो डिसीजंस हैं दे आर बाइंडिंग ऑन ऑल द मेंबर कंट्रीज। तो इस तरह से तो वो स्टेट सॉवरेनिटी को क्या करेगा, इंक्रोच कर जाएगा। और साथ ही साथ अब न्यू कैंडिडेट्स जो हैं वो परमानेंट सीट के लिए जो है इवॉल्व हो चुके हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें पूरे एशिया से सिर्फ चाइना जो है रिप्रेजेंटेड है, इंडिया रिप्रेजेंटेड नहीं है, जापान रिप्रेजेंटेड नहीं है, जबकि इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेसी बनती है आज के टाइम्स को अगर देखें इन द यूनाइटेड नेशंस परमानेंट मेंबर्स। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं पूरे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की और पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की तो वहां से तो कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। तो इसीलिए भी जो हम कहते हैं कि न्यू कैंडिडेट्स जो है इवॉल्व हो चुके हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का पीपीपी पर इट इज द थर्ड लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, इंडिया का पॉपुलेशन इतना अच्छा है, राइट। तो इसी तरह से जापान की बात करें तो ये जापान की इकोनॉमी बहुत अच्छी है। तो ये सब जो कंट्रीज हैं ये दीज आर न्यू कैंडिडेट्स व्हिच हैव इवॉल्व्ड फॉर द परमानेंट सीट। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया अंडर रिप्रेजेंटेशन है। और इसके साथ लास्ट बात ये कि जो यूएन का बॉडी है इट इज फेलिंग एंड इट इज अंडर अ क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी एंड क्रेडिबिलिटी। जैसे अभी पीछे पेंडेमिक हुआ तब भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था उनका ओवरऑल एक क्रिटिसिज्म जो है हम रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते थे कि दे आर फेलिंग टू परफॉर्म द ड्यूटी दैट दे वर सेट अप टू एस्टैब्लिश। क्योंकि जैसे यूएनएससी की बात करें तो इसका काम था इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना, लेकिन ये हो रहा है इन द बैकड्रॉप ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। तो इसीलिए जो है यहाँ पे एक लेजिटिमेसी क्राइसिस है। तो इसीलिए ये बॉडीज को रिफॉर्म करने की क्या है, जरूरत है, राइट। तो अब बात करते हैं व्हाट आर द रिफॉर्म्स प्रपोज जो कि इंडिया बहुत टाइम से बोल रहा है कर दो। तो पहली बात तो है कैटेगरी ऑफ मेंबरशिप। इंडिया बोल रहा है कि क्या ये कैटेगराइजेशन है परमानेंट मेंबर्स और नॉन परमानेंट मेंबर्स, तो ये तो कैटेगराइजेशन या तो हटा दो, और अगर नहीं हटा सकते तो क्या कर दो, इसको इनलार्ज कर दो कि यहाँ पे जो है P5 की जगह P15 16 कंट्रीज कर दो, और जो नॉन परमानेंट 10 बॉडीज हैं उनकी जगह पर जो है आप 25 26 जो है टोटल कंट्रीज जो है कर दो। तो ये तो है इंडिया का डिमांड कि इससे क्या होगा, एक लार्जर रिप्रेजेंटेशन मिल पाएगा। 1945 के कंपैरिजन में वर्ल्ड में कंट्रीज में पॉपुलेशन, इकोनॉमी, कल्चर, ज्योग्राफी सब कुछ जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। नए कैंडिडेट्स आ चुके हैं फॉर परमानेंट मेंबरशिप। तो देखिए जो पहले वाले P5 हैं वो तो नहीं छोड़ेंगे, राइट, और वो ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास भी नहीं होने देंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो मेंबरशिप है आप उसी को क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ वीटो तो हम अच्छे से डिटेल में देख ही चुके हैं। रीजनल रिप्रेजेंटेशन जैसे मैंने आपको बताया था कि अफ्रीका में से कंट्रीज जो हैं, कोई भी कंट्री जो है P5 का मेंबर नहीं, कोई परमानेंट मेंबर नहीं है। उसी तरह से साउथ अफ्रीका भी जो है ग्रॉसली नॉन रिप्रेजेंटेड है। और अगर एशिया बोले तो एशिया अंडर रिप्रेजेंटेड है। क्यों? क्योंकि सिर्फ चाइना ही रिप्रेजेंटेड है, राइट। और इसके बाद जो है बात उठती है सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असेंबली के रिलेशंस की। क्यों? क्योंकि जो सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली है उसमें जो है एक कंफ्लिक्ट जो है काफ़ी बार उनकी वर्किंग में देखा गया है। ऐसे कहा जाता है कि सिक्योरिटी काउंसिल के जो डिसीजंस है वो थोप दिए जाते हैं ऑन द जनरल असेंबली, वहाँ पर एक अच्छा डिस्कशन, एक पॉजिटिव डिस्कशन नहीं होता। तो इसीलिए इंडिया कह रहा है कि यहाँ पर जो है हार्मनी, पीस और इंटर कोऑपरेशन से जो है हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो दीज आर द रिफॉर्म्स दैट हैव बीन प्रपोज्ड। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे फेवरेट क्वेश्चन का फॉर यूपीएससी की इंडिया का क्या केस है फॉर इंक्लूजन एज परमानेंट मेंबर। तो देखिए मैंने आपको बोला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया जो है मांग रहा है एक परमानेंट सीट। तो यहाँ पे जो है हम क्विकली डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इंडिया को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, और अगर नहीं मिलनी चाहिए तो क्या इश्यूज हैं जिसकी वजह से इंडिया को वो सीट नहीं मिल पा रही है।
तो पहले तो इंडिया का कैंडिडेचर जो है हम डिस्कस करते हैं कि व्हाई इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेचर फॉर गेटिंग अ परमानेंट सीट इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो देखिए, पहला रीजन फॉर इंक्लूजन है कि इंडिया जो है इट इज द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन एंड द वर्ल्ड्स वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट लिबरल डेमोक्रेसी। तो देखिए, इतना बड़ा पॉपुलेशन है और दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है। इसी के साथ साथ इकोनॉमी की बात करें तो 5th लार्जेस्ट कंट्री हैं हम इकोनॉमी वाइज, और पीपीपी पर बात करें तो 3rd लार्जेस्ट हो जाते हैं। तो देख रहे हैं कितनी स्ट्रॉन्ग क्रेडेंशियल्स हैं जो आज के जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर को जो है बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड अ कंट्री विद सच क्रेडेंशियल्स शुड डेफिनेटली बी सीटेड ऑन द हाई टेबल ऑफ नेशंस वेयर जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर जो है चेंज करने का जो है उनके पास एक पावर है, राइट। और इसी के साथ साथ इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन रहा है इन द यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस वो बहुत ज़्यादा रहा है। इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इंडिया का एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रहा है। इंडिया का जो स्टैंड रहा है वो बहुत न्यूट्रल रहा है, वो कभी किसी कंट्री के मामलों में इंटरफेयर नहीं करना चाहता। इंडिया का जो स्टैंड है वो नॉन अलाइन मूवमेंट के साथ जो है अभी भी हमें नजर आता है। और साथ ही साथ इंडिया का जो अभी प्रेजेंट जो सॉफ्ट पावर है, जो हमारा इंटरनेशनल क्लाउड है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे अगर मैं योगा डे की बात करूँ, राइट, तो इंडिया ने जो चीज़ प्रपोज की वो वर्ल्ड ऑर्डर ने जो है एक्सेप्ट किया एज इंटरनेशनल वर्ल्ड योगा डे, राइट। how many countries जो थे they got associated. So all of these present a very strong case for India's membership in the United Nations Security Council as a permanent member. बट क्या इश्यूज हैं जिसकी वजह से जो है अभी तक जो है ये रिफॉर्म नहीं आ पा रहा? तो पहला चैलेंज तो ये है, ये बोला जाता है कि इंडिया इज स्टिल नॉट ए सिग्नेटरी टू द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड CTBT, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। तो काफ़ी नेशंस का ये कहना है कि हाउ रिस्पॉन्सिबल इज इंडिया ऑन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क है ऑन इंडिया स्टैंड्स ऑन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। दूसरा ये कहा जाता है कि जो चाइना है दैट स्टोन वॉल्स इंडियाज एफर्ट बिकॉज 2 नेशंस एशिया से चाइना नहीं चाहता कि वहां पर हो ऑन द हाई टेबल ऑफ नेशंस फॉर डिस्कसिंग, ठीक है। तीसरा, इंडिया के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो बहुत अच्छे हैं, डेमोक्रेटिक इंडिकेटर्स भी अच्छे हैं, लेकिन इंडिया हैज़ अ वेरी लेगार्ड परफॉर्मेंस व्हेन इट कम्स टू सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। जैसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, पॉवर्टी की बात करें, तो यहाँ पर जो हमारी सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो अच्छे नहीं रिफ्लेक्ट होते हैं इंडिया के कैंडिडेचर पर। और उसके अलावा ये भी आ जाता है ना कि जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं वो अपनी पावर शेयरिंग जो है वो नहीं करना चाहते हैं, वो एक क्लोज सर्कल में ही जो है अपनी पावर को एंजॉय करना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ देखिए, इंडिया जो डिमांड करता है ना फॉर रिफॉर्म, उनके पास बहुत सारी ग्रुपिंग्स हैं इंडिया की जो इंडिया ने ज्वाइन कर रखी है, जहाँ पे एक ज्वाइंट डिमांड होती है फॉर UNSC रिफॉर्म्स। जैसे अगर मैं G4 की बात करूँ तो यहाँ पे मेंबर्स हैं इंडिया, जापान, ब्राज़ील एंड जर्मनी, राइट। तो आपसे UPSC में G4 भी पूछा जा सकता है, तो इसीलिए मैंने मेंबर्स जो है आपसे एक बार लिस्ट डाउन कर दिए। अब ये जो G4 है ना, इनमें जैसे जापान है, ब्राज़ील है, जर्मनी है, तो ब्राज़ील का एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेचर कहते हैं उभर के आता है इवन ओवर इंडिया एज द एडिटोरियल्स, राइट, बिकॉज what happens is Brazil is मतलब it will be the first country to be represented from the entire South African continent. तो यहाँ पर जो हमारे डेमोक्रेसी के इंडिकेटर्स हैं और जो बाकी इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हम लगा लें और पॉपुलेशन वाइज इंडिकेटर्स लगा लें, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेचर है। उसी तरह से जर्मनी, जापान। तो ये कहा जाता है कि जब एक्सटेंशन होगा तो इंडिया का जो केस है वो कलेक्टिव में तो देखा जाएगा, बट इंडिया सोलली जो है अकेले से जो है एक सीट नेगोशिएट नहीं कर सकता, उसके इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेचर पॉइंट्स नहीं हैं। इसी के साथ साथ फाइनली ये बोला जाता है कि इंडिया के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी को सपोर्ट कर सके, जैसे स्टाफ को, यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में जो फाइनेंसेस लगेंगे, जो इंटेलेक्चुअल और इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, वो सब कुछ, राइट। तो यहाँ पर आई हैव होलिस्टिकली कवर्ड फॉर यू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, जो इस बार आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, और मेंस पर्सपेक्टिव, जो आने वाले मेंस में आई एम वेरी श्योर जो आप क्वालिफाई करेंगे और जो आप लिखेंगे उसमें आपके लिए पूछा जा सकता है। सो आई होप यू एंजॉयड द lecture. If you have, please let us know. Thank you.